मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अज़ीज़ तलबा, जैसा कि आपके इल्म में है कि हम पार्लियामेंट के अंदर पार्लियामेंट के इख्तियारात जो हैं वो उसको डिस्कस कर रहे थे। तो पहली वीडियो के अंदर चंद पॉइंट्स के ऊपर हमने बहस की और बाकी मांदा पॉइंट्स के ऊपर अब हम बहस करेंगे। तो पार्लियामेंट के इलेक्टोरल पावर्स के बारे में बात करते हैं। इंतखाबी इख्तियारात, पार्लियामेंट के दोनों ऐवान और सूबाई असम्बलियाँ ये मिलकर सदर मुमलकत का इंतखाब करते हैं, और इसके अलावा सेनेट के चेयरमैन, डिप्टी चेयरमैन और कौमी असम्बली के अंदर स्पीकर और डिप्टी स्पीकर का इंतखाब ये भी पार्लियामेंट काम करती है। इसके बाद फाइनेंशियल पावर्स या मालियाती इख्तियार की बात करते हैं। कौमी असम्बली को मालियाती इख्तियारात में बरतरी हासिल है। इसका मतलब ये है कि तमाम मालियाती मुसव्वदात पर बहस का आगाज़ कौमी असम्बली से होता है। यानी बाकी के बिल्स किसी भी ऐवान में पहले पेश किया जा सकता है, लेकिन मालियाती बिल पहले कौमी असम्बली में आएगा, और ये स्पीकर का इस्तेहकाक है कि वो किस बिल को मालियाती बिल डिक्लेयर करते हैं। तो ये सबसे इम्पॉर्टेंट इख्तियार है किसी भी असम्बली के पास, इसलिए कि असम्बलियों के अंदर चूज़न रिप्रेजेंटेटिव हैं, और चूज़न रिप्रेजेंटेटिव जब तक किसी मालियाती मुसव्वदे की मंजूरी न दे तो रियासत का निज़ाम नहीं चल सकता, क्योंकि ना तो टैक्स कलेक्ट किए जा सकते हैं और ना कलेक्टेड टैक्सेस को किसी जगह के ऊपर एलोकेट करना या ख़र्च करना ये मुमकिन हो सकेगा। तो ये सबसे अहम इख्तियार है असम्बली का कि जिसके बग़ैर रियासत का निज़ाम चलाया नहीं जा सकता। तो पार्लियामेंट पुराने टैक्सेस को ख़त्म कर सकती है और नए टैक्स लगा सकती है, और सालाना बजट वफाकी हुकूमत की निगरानी में तैयार होता है। कौमी असम्बली में इसे पहले पेश किया जाता है और अराकीन इस पर बहस करते हैं। वो इस पे तनकीद करते हैं और तरामीम भी पेश कर सकते हैं कि फ़लाँ मद के अंदर जो अखराजात हैं उसे कम या ज़्यादा किया जाए। तो ये मुसव्वदात की मंजूरी हासिल करने के बाद मुसव्वदात माली जो हैं वो सेनेट की मंजूरी, कौमी असम्बली की मंजूरी के बाद मालियाती मुसव्वदात सेनेट की मंजूरी के बग़ैर सदर को आखिरी मंजूरी के लिए पेश किए जाते हैं। तो ये कहा जा सकता है कि गोया कौमी असम्बली का मालियात पर मुकम्मल कंट्रोल है। कौमी असम्बली मुतालबात ज़र में कमी करने की मजाज भी होती है। इसके बाद जो बहुत अहम इख्तियार है पार्लियामेंट का, वो है अमेंडमेंट इन द कॉन्स्टिट्यूशन। ये सबसे एक देखा जाए तो बड़ा इम्पॉर्टेंट होता है, इसलिए कि पार्लियामेंट का इस्तेहकाक है कि वो दस्तूर के अंदर कोई तब्दीली कर दे, और अगर बदलते हालात के मुताबिक दस्तूर में कोई तब्दीली करना मकसूद है तो पार्लियामेंट की विल के बगैर ये काम हो नहीं सकता। और ये भी याद रहे कि आम बिल में और तरमीमी बिल में एक फ़र्क होता है। आम बिल जो है वो सादा अक्सरियत के साथ, मगर जो आइन में तरमीम का बिल है वो 2/3 अक्सरियत के साथ दोनों ऐवानों की उसको मंजूर किया जाता है। तो आइन में तरमीम के मुसव्वदे का आगाज़ पहले कौमी असम्बली में होता है। अगर कौमी असम्बली के 2/3 अरकान मुसव्वदे की मंजूरी दे दें तो फिर मुसव्वदा सेनेट में भी ज़ेर गौर आएगा। अगर दोनों ऐवान इसको 2/3 अक्सरियत से मंजूर कर लें और सदर की जो है वो मंजूरी के बाद ये फिर तरमीम आइन के अंदर हो जाती है। तो आइन में तरमीम के लिए दोनों ऐवानों की मंजूरी लाजमी है। ये बात जहन में रखिएगा कि सेनेट जो है वो अदारा मुतारफ़ ही इसलिए कराया जाता है कि ये मुसावी बुनियादों पर मार्ज़ वजूद में आने वाला अदारा है, और अगर सिर्फ़ कौमी असम्बली के पास इस्तेहकाक हो तरमीम का तो फिर कौमी असम्बली में वो सूबा जिसके पास आबादी की अक्सरियत है वो आइन को अपनी मर्ज़ी के मुताबिक तोड़ मोड़ सकता था। इसलिए सेनेट की इसमें जो है तौसीक 2/3 अक्सरियत की वो भी ज़रूरी है, और इसी तरह कौमी असम्बली की तौसीक 2/3 लोगों की वो भी ज़रूरी है। तो इस तरह से आइन में तरमीम करना इतना आसान काम नहीं रहता। उसके बाद है वेंटिलेशन ऑफ द ग्रीवियंसेस या शिकायत का अजाला, कि दोनों ऐवानों के अरकान बराह रास्त और बिलवास्ता तौर पर अवाम के नुमाइंदे हैं, इसलिए दोनों ऐवान अवाम के मसाइल से बड़ी गहरी दिलचस्पी रखते हैं। वो अपने सवालात और तहरीकात के ज़रिए हुकूमत को मतवज्जे करते हैं, और वज़रा उनके सवालात के जवाबात देने के पाबंद हैं। ये सबसे अहम इख्तियार होता है अगर देखा जाए पार्लियामेंट के अंदर, ख़ास तौर पे अपोजिशन का, इसलिए कि उन्होंने सवालात पूछने हैं और हुकूमत ने उन सवालात का जवाब देना है। तो इस तरह से अवामी शिकायत का अजाला किया जा सकता है। और आखिर में फिर पावर्स इन द एमरजेंसी कंडीशंस, हंगामी हालात में जो पार्लियामेंट के पास पावर है वो बड़ा इम्पॉर्टेंट टॉपिक है ये भी,
کہ اگر ملک سیاسی عدم استحکام سے دو چار ہو جائے، ملکی سلامتی خطرے میں پڑ جائے، یا بیرونی حملے اور غیر ملکی مداخلت کا خطرہ پیدا ہو جائے، امن و امان کی صورت بگڑ جائے، ملک میں معاشی ابتری پیدا ہو جائے، تو حکومت ہنگامی حالات کا نفاذ کا اعلان کر سکتی ہے۔ اسے ڈیکلیریشن آف ایمرجنسی کہتے ہیں۔ اس اعلان کے لیے پارلیمنٹ کی منظوری ضروری ہے، اور پارلیمنٹ 6 ماہ کے لیے ہنگامی حالات کی منظوری دیتی ہے۔ تو آئین کے آرٹیکل 232 کے مطابق ڈیکلیریشن آف دا ایمرجنسی بہت ہی اہم اختیار ہے پارلیمنٹ کا، اور خاص طور پہ ایسی کنڈیشن میں جب کچھ صوبائی حکومت ناکام ہو جائے اپنی آئینی ذمہ داریوں کو پورا کرنے میں، تو ایسے میں پھر صدر مملکت ایمرجنسی ڈکلیئر کرتے ہیں، اور پارلیمنٹ پھر اس کو ریٹیفائی کرتی ہے، اس کی تائید اور تصدیق کرتی ہے، اور پھر یہ 6 ماہ کے لیے ہنگامی حالات کی منظوری دے دیتی ہے۔ تو یہ چیدہ کچھ کوالٹیز ہیں کانسٹیٹیوشن کے اندر لکھی ہوئی جو پارلیمنٹ سے متعلق ہیں۔ تو آئی ہوپ کہ آپ کو کسی حد تک اس کا موٹا سا ایک رف سا آئیڈیا ضرور ہو گیا ہوگا۔ باقی آپ اس کے لیے کتاب سے رجوع کریں، اور اس کے اوپر اسائنمنٹ ضرور تیار کریں۔ بھلے اوپر سے دیکھ کے لکھیں گے، لیکن آپ کو کچھ نہ کچھ ذہن نشین ہو جائے گا، اور اس کے لیے آپ ٹیسٹ کی تیاری بھی رکھیں، ذہنی طور پہ تیار رہیں، تو آپ کا ٹیسٹ بھی لیا جا سکتا ہے۔ اس کے علاوہ فردر اگر کوئی رہنمائی کی ضرورت ہو تو آپ مجھ سے فون پہ بھی رابطہ کر سکتے ہیں۔ تو آج کے لیے اتنا کافی ہے۔ ٹیک کیئر آف، اللہ حافظ۔